हेलो एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट पे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, यस। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 25 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीच कैन रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये जो 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं जिनसे आपसे पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, सो इसको आप मिस मत कीजिएगा, इसको आप रोज अटेंड कीजिएगा। ठीक है, यस। सो जितने भी आपके कंसेप्ट्स है वो क्लियर होते हैं यहाँ से। ठीक है, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, मैं भी शेयर करके रखूंगा। ठीक है, यस, आप भी शेयर करो सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ओके, वेरी गुड। सो जो लाइक एंड शेयर करेगा वो थम्स अप करेगा। ठीक है, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। वेरी गुड। थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं आज का टारगेट क्या रहेगा। ठीक है, कितने हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। देखो, आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चंस का आंसर आप अच्छे से कर लो। ठीक है, कोई इधर उधर की बातें मत करना। ठीक है, हाँ, आप सिर्फ क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और आंसर कर लो। ठीक है, लास्ट में आप बातें कर सकते हैं, जितने आपको मतलब कुछ बोलना है आपस में वो आप बोल सकते हैं। बाकी आप डिस्टर्ब किसी को मत करो। ठीक है, सो आप मतलब कॉन्शियसली आप अटेंड कर लो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, और या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे तो इनको आप अच्छे से आंसर कर लो। ठीक है, और ध्यान से आंसर कर लो, नेक्स्ट टाइम आपको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप सबों ने शेयर किया होगा और लाइक भी किया है। सो आर यू रेडी? देन लेट्स बिगिन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। द मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स इन इंडिया इज काज्ड बाय, यानी जो फॉरेस्ट लैंड है इंडिया का वो कम कैसे होता है। ठीक है, मैक्सिमम लॉस किससे हो सकता है। ठीक है, कारण क्या है उसका। ए है रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, तो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, या बी इंडस्ट्रीज बनाए जाते हैं फॉरेस्ट्स के नियर या फॉरेस्ट्स में। इस तरह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कम हो सकता है फॉरेस्ट लैंड। इसी तरह एग्रीकल्चर की वजह से, क्या एग्रीकल्चर की वजह से हो सकता है। सो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर। सो सब आप आंसर करो, आपके पास 1 मिनट है। जिनको मेरा समझ में नहीं आ गया, इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तो वो हिंदी में पढ़ लो और आंसर कर लो। वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या है, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो है, इनसे अगर ये प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट्स नियर फॉरेस्ट्स में या फॉरेस्ट्स में ये बन सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो फॉरेस्ट्स है वो मतलब फॉरेस्ट लैंड जो है, स्पेशल फॉरेस्ट लैंड जो है वो नहीं बचेगी। ठीक है, तो वो कम होती जाएगी। ओके, यस। सो रिवर वैली प्रोजेक्ट से हो सकता है लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। थोड़ा सा देखते हैं। इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट द एरिया और रादर द फॉरेस्ट मस्ट बी चॉप्ड ऑफ टू सेट अप रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, यानी फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं ना, फॉरेस्ट जो है उसको मतलब वो ख़त्म हो जाता है अगर रिवर वैली प्रोजेक्ट वहाँ पे नज़दीक में किसी जगह बनाएंगे
दिस इज हैपनड व्हेन विद द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। जैसे नर्मदा वैली प्रोजेक्ट बन गया है तो वहां पे भी यही कारण रहा कि रिवर वैली प्रोजेक्ट बन गया तो फॉरेस्ट लैंड कम हो गया। द प्रोजेक्ट वाज टू बी कंप्लीटेड इन एरिया ऑफ मध्य प्रदेश एंड रिजल्टेड इन द कटिंग ऑफ 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड। इस तरह जो प्रोजेक्ट बना ये मध्य प्रदेश में बना, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि यहाँ पे 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड, मतलब वहां पे बहुत सारे ट्रीज काटे गए हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट लैंड पूरा ले लिया गया है। तो वो 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है ये इस वैली के, मतलब ये प्रोजेक्ट के अंडर आ गया है, रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंडर आ गया है, ठीक है। इधर में रखना, देखो कितना मतलब एक थ्रेट है ये, ठीक है, रिवर वैली प्रोजेक्ट फॉर फॉरेस्ट लैंड। ऑल्दो सेवरल कॉज सपोर्टेड डिफॉर, जैसे और भी है इसके कारण, कुछ डिफॉरेस्टेशन है ना, जंगलों की कटौती, या इन कोलोनाइजेशन है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है ना, फायरवुड कलेक्शन है, टिम्बर है, टिम्बर हार्वेस्टिंग है। तो इसी तरह डिफरेंट कल्टीवेशन पर्पजेस है, या कुछ स्लोप्स है ना, कल्टीवेशन होती है कुछ स्लोप्स में, तो उस वहाँ वो भी कारण बन सकता है कि जो फॉरेस्ट लॉस जो है, फॉरेस्ट लैंड का लॉस होना, ठीक है। बट द मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज इन इंडिया इज ड्यू टू रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम देखेंगे इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस किससे हो सकता है? रिवर वैली प्रोजेक्ट से। ओके, सो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करना, नेक्स्ट टाइम आपको गलत नहीं होना। ओके, यस, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सीक्रेट में क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो और आंसर करो। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, अगर हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे 2015 का, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज 24.16% ऑफ इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वह 24.16% इंडिया के जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। अब बताना क्या आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव शोन मैक्सिमम इंक्रीज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स एज पर रिपोर्ट। तो आपको बताना यहाँ पे किस स्टेट में मैक्सिमम इंक्रीज होता है, ठीक है। तो किस स्टेट ने दिखाया है कि मैक्सिमम इंक्रीज, मैक्सिमम ग्रोथ हो गई है ट्रीज और फॉरेस्ट कवर का, ठीक है। ए है ओडिशा, बी है वेस्ट बंगाल, सी है मध्य प्रदेश, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो पे आपको बताना है कि किस स्टेट में इंक्रीज होता है, किसका, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव शोन मैक्सिमम इंक्रीज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स एज पर रिपोर्ट। यानी ये इंक्रीज टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवरेज जो है ये इंक्रीज किस में पाया जाता है, किस स्टेट में? क्या ए ओडिशा, बी वेस्ट बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। अब सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है किस स्टेट में इंक्रीज हो रहा है ट्रीज और फॉरेस्ट कवर का, ठीक है। ट्रीज और फॉरेस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हैं किस स्टेट में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में, इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में इंक्रीज हो रहा है ट्रीज एंड फॉरेस्ट का। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो फिर आंसर करो। फोटोस्फीयर रिफर्स टू, फोटोस्फीयर का मतलब क्या है? ए द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर के आउटर मोस्ट है ना, क्रेस्ट मेंटल कोर उनमें से एक है। तो इस तरह बी है द विजिबल सरफेस ऑफ द सन फ्रॉम वायर द रेडिएशन इमेनेट्स, यानी विजिबल सरफेस है सन का जहां से रेडिएशन निकल के आते हैं। सी है द आउटर स्पेस, या आउटर स्पेस है। डी नन ऑफ द अबव, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। आप सब आंसर करो, वेरी गुड। फोटोस्फीयर का बताना आपको, फोटोस्फीयर का मतलब क्या है? सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में, इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है?
द विजिबल सरफेस ऑफ द सन फ्रॉम वाई द रेडिएशन इमिनेट्स, यानी जो सन की जो विजिबल सरफेस है, ठीक है, जहां से रेडिएशन निकल के आती है, सन से जैसे जो रेडिएशन निकल के आते हैं, रेज निकल के आते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पे इसको पढ़ो और आंसर करो। द सेफ परमिजिबल लिमिट ऑफ सल्फेट इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज इज, यानी अगर हम सेफ परमिजिबल, ये सल्फेट कितना रहना चाहिए डोमेस्टिक वाटर में, ठीक है, हाँ, द सेफ परमिजिबल लिमिट ऑफ सल्फेट इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज इज, डोमेस्टिक वाटर कितना रहना चाहिए सल्फेट इसमें। ओके, ए है 100 मिलीग्राम पर लीटर, बी है 200 मिलीग्राम पर लीटर, सी है 400 मिलीग्राम पर लीटर, डी है 300 मिलीग्राम पर लीटर। सब आंसर करो, वेरी गुड। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तुरंत आंसर करो सब, थोड़ा सा रुकते हैं, 5-10 सेकंड और रुकते हैं, देखते हैं फिर इसका आंसर क्या आएगा। यानी सल्फेट्स कितना होना चाहिए डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सिक्रिप, इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, 200 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, 200 मिलीग्राम पर लीटर होना रहना चाहिए डोमेस्टिक वाटर में क्या, सल्फेट। ओके, ये ध्यान में रखना, यानी इससे ज्यादा नहीं, लेस देन 200 मिलीग्राम रहना चाहिए या इक्वल टू 200 मिलीग्राम रहना चाहिए। ओके, सो इससे ज्यादा अगर होगा तब प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। देखते हैं थोड़ा सा, द सेफ मैक्सिमम लिमिट्स इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई आर, सेफ मैक्सिमम लिमिट्स क्या होनी चाहिए डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में, सल्फेट्स होना चाहिए 200 मिलीग्राम पर लीटर, क्लोराइड्स होना चाहिए 250 मिलीग्राम पर लीटर, फ्लोराइड्स होने चाहिए 1.5 मिलीग्राम, यानी लेस देन 1.5 या इक्वल टू 1.5 मिलीग्राम, ठीक है। इस तरह नाइट्रेट्स होने चाहिए लेस देन 45 या इक्वल टू 45 मिलीग्राम पर लीटर। इस तरह ये भी सल्फेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर लीटर या लेस देन 200 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, इस तरह क्लोराइड इज लेस देन या इक्वल टू 250 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, सो इसको आप नोट डाउन करना अच्छे से, ठीक है, हाँ, इसको नोट डाउन करके रखो कहीं पे, अपनी नोटबुक पे आप नोट डाउन करो इसको, तो ये पूछा जा सकता है, कोई भी इनमें से पूछा जा सकता है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देखो और आंसर करो। When fluoride concentration in water exceeds 1.5 milligram per liter or so, the disease that may be caused is, यानी अगर फ्लोराइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी वाटर में 1.5 मिलीग्राम पर लीटर में, तो उससे सो द डिजीज दैट में जो डिजीज हो जाएगी, जो बीमारी फैल जाएगी, तो वो कौन सी होगी। ए फ्लोरोसिस, बी है पोलियोमाइलिटिस, सी है डेंटल डिके, डी है नन ऑफ द अबव। फ्लोराइड की कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी पानी में, जैसे 1.5 मिलीग्राम पर लीटर रहना चाहिए, अगर इससे ज्यादा होगा तब कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है, ये बताना आपको। वेरी गुड, सब आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, रुकते हैं थोड़ा सा। सो ये आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, फ्लोरोसिस, यानी फ्लोरोसिस हो सकता है, ठीक है। जब फ्लोराइड की कंसंट्रेशन जो वाटर में रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, या हम बोलेंगे लेस देन 1.5। अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस का मतलब क्या है, दांतों में थोड़ी सी बीमारी होती है ना, डेंटल फ्लोरोसिस भी कहते हैं। दांतों में वो बीमारी, मतलब आगे वाले दांत जो होते हैं वो मतलब वो येलोनेस पैदा होती है उसमें, ठीक है। दांतों में जब वो येलोनेस पैदा होती है तो वो फ्लोरोसिस है। डेंटल डिके, डेंटल फ्लोरोसिस उसको कहते हैं, डेंटल डिके नहीं, डिकेइंग मींस वो अलग सी बात है। और फ्लोरोसिस होती है मतलब जब येलो दांत होंगे। इस तरह मतलब सिकलटन में भी, यानी जो हमारी हड्डियां हैं उनमें भी फ्लोरोसिस हो सकता है। सो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये है सिम्टम्स ऑफ सिकल्टिकल फ्लोरोसिस, ये सिकल्टिकल फ्लोरोसिस ये है, और ये है डेंटल फ्लोरोसिस, है ना। ये दांतों में थोड़ी सी वो बीमारी पैदा होती है, ठीक है, ऐसे येलोनेस पैदा हुई है। सो दिस इज कॉल्ड डेंटल फ्लोरोसिस। ओके, सो ये जो है, ये जो टांगों में देखो यहाँ पे इसको क्या हुआ है ना,
टांगों में थोड़ा सा हो गया है, टीरे हो गए हैं, ये देखो, ये देखो। तो ये सिकेल्टल फ्लोरोसिस। ओके, सो ये किसकी वजह से हुआ है कि जो वाटर में फ्लोरोसिस वो रहना चाहिए 1.5 मिलीग्राम पर लीटर या उससे कम। अगर उससे ज़्यादा हो गया 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, उससे ज़्यादा अगर हो गए तो सिकेल्टल फ्लोरोसिस हो सकती है, यानी हड्डियाँ जो है वो टीडी हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये इसकी हो गई है, ये देखो, ऐसे दांतों में बीमारी होगी। ओके, सो इसको आप ध्यान में रखना। तो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सीख में क्वेश्चन 6 और इसको पढ़ो फिर आंसर करो। द प्रेजेंस ऑफ हाई एल्गल कंटेंट इन वाटर इंडिकेट्स दैट द वाटर इज। अगर हम देखेंगे कि हाई एल्गल कंटेंट अगर वाटर में होगा तब वाटर क्या हो सकता है? ए न्यूट्रल हो सकता है, बी अल्कलाइन हो सकता है, सी एसिडिक हो सकता है, डी नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। आप सब आंसर करो। वेरी गुड। यानी अगर एल्गल कंटेंट ज्यादा रहेगा वाटर में तो उससे क्या होगा, है ना? न्यूट्रल रहेगा वाटर, या अल्कलाइन रहेगा, या एसिडिक रहेगा, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट के एसिडिक। अगर एल्गल कंटेंट ज्यादा रहेगा वाटर में तो वाटर से क्या होगा, वो एसिडिक मतलब दिखेगा। ठीक है, हम उस अगर पानी को पिएंगे तो वो एसिडिक हमें दिखेगा। ओके, यानी हमारा जो वो टेस्ट होगा वो एसिडिक टेस्ट जैसा होगा। ठीक है, हाँ, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना आप। सो आई होप नेक्स्ट टाइम आपको गलत नहीं होना चाहिए, आप ध्यान रखोगे इस पे। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम। यानी स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ है उसमें क्या बोला गया कि हमें एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। किससे? ए है ग्रीन हाउस गैसेस, क्या ग्रीन हाउस गैसेस से? बी पर्सनल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, क्या इनसे? सी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, डी नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो। वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। वेरी गुड। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ है उसमें ये बोला गया कि हमें एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है ये बताना आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इसका आंसर आएगा पर्सनेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, यानी जो पर्सनेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है। सो इससे क्या हो सकता है? सो इससे मतलब जो एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ जो है, अगर इनसे हम दूर, मतलब ह्यूमन हेल्थ को बचाना है या एनवायरनमेंट को हमें बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो हमें जो मतलब ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स से बचाना पड़ेगा। ओके, सो ये ट्रीटी जो हुआ है मतलब ये स्टॉकहोम कन्वेंशन में बोला गया है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। आप इसको नोट डाउन करके रखो। ठीक है, सो चलते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। द स्टॉकहोम कन्वेंशन इज अ ग्लोबल ट्रीटी दैट एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट from the effect of persistent organic pollutants। ठीक है, the convention entered into force on May 17, 2004। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये ग्लोबल ट्रीटी है, यानी जो प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को। किससे? ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से, पीओपी से, पर्सनेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से। तो ये जो कन्वेंशन हुआ है ये फोर्स में कब आ गया है? 17 मई 2004। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये कब फोर्स में लाया गया है? ये फोर्स में लाया गया है कब? 17 मई 2004, है ना? तो ये ध्यान में रखना आप। ओके, सो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इसको आप नोट डाउन करना।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सिविल क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ो आप आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूशन, आपको बताना है इनमें से एयर पोल्यूशन कौन सा नहीं है। ए ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, बी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डी ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी आपको बताना एयर पोल्यूटेंट कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं है इनमें से। ए ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, बी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डी ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए। आपको बताना एयर पोल्यूटेंट कौन सा नहीं है, इज नॉट बताना है, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा रुकते हैं 5-6 सेकंड और। सो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर, डी पार्ट। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन जो है ये एयर पोल्यूटेंट नहीं है, ओके। यानी हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं करता है एनवायरमेंट को, ठीक है। बाकी कहते हैं नाइट्रोजन जो है, सल्फर, कार्बन जो है, ये सारे अफेक्ट करते हैं इस एयर को, एटमॉस्फेयर को। हाइड्रोजन नहीं करता है, ठीक है। हाइड्रोजन ये कोई पोल्यूशन नहीं करता है। तो ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन जो है तो ये एयर पोल्यूटेंट नहीं है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देखो आंसर करो। द रूल्स पर्टेनिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट और नोटिफाइड अंडर, यानी जो रूल्स बने हुए हैं बायोमेडिकल वेस्ट के लिए इंडिया में, तो वो किसके अंडर बने हुए हैं, ठीक है। ए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1980, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1983, सी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, डी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1988। अब सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है तो ये माना जाता है ना, इसके अंडर रूल्स बनाए गए हैं बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, ठीक है। हाँ, सो ये ध्यान में रखना। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आप इसको देखो और आंसर करो। The gas that is mainly responsible for global warming because of its quantity in the atmosphere is, यानी वो गैस जो मेनली रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर इज, यानी उस मतलब उसके जो क्वांटिटी है ना, तो उसके कारण कौन सा गैस रेस्पॉन्सिबल रहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ओके। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस रेस्पॉन्सिबल रहता है इनमें से। ए है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है मीथेन CH4, डी है नाइट्रोजन, ठीक है N2। सब आंसर करो, वेरी गुड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस रेस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है ओजोन डिप्लीशन के लिए, है ना। तो ऐसे मीथेन भी, तो ये जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है ना, ये मेन रेस्पॉन्सिबल रहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ओके। इससे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो ग्लोबल टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ जाएगा, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको देखो आप और आंसर करो। अकॉर्डिंग टू WHO द मैक्सिमम परमिसिबल लेवल ऑफ क्लोराइड इन
ड्रिंकिंग वाटर इज, क्लोराइड कितना रहना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है। ए 100 मिलीग्राम पर लीटर, बी 250 मिलीग्राम पर लीटर, सी 600 मिलीग्राम पर लीटर, डी 800 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, सो आप इसको आंसर करो। ये यहाँ पे 250 मिलीग्राम है, ठीक है, यहाँ पे 250 मिलीग्राम पर लीटर मान के चलना। यहाँ पे है, ये जो हिंदी में है यहाँ पे 250 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, इसको आप करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। इन्हें क्लोराइड कितना रहना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में। अगर आपने पिछले जो स्लाइड देखे हैं अच्छे से अगर देखे होंगे तो उधर था ये, यानी उधर सल्फेट था, बट दूसरे स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है क्लोराइड का, है ना, कितना रहना चाहिए, क्लोराइड कितने रहना चाहिए, है ना, सल्फेट कितना रहना चाहिए। तो अगर आपने इसको नोट डाउन किया तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, 250 मिलीग्राम पर लीटर, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है इसमें कितना क्लोराइड रहना चाहिए, 250 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आंसर करो। Which of the following is not one of the major environmental problems resulting from human interference in the nitrogen cycle? नाइट्रोजन साइकिल में यहाँ पे आपको तो मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कौन सी नहीं है, ठीक है। हाँ, यानी कौन सी मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस भी रहेगी नाइट्रोजन साइकिल में, ठीक है। जब नाइट्रोजन साइकिल बनता है तो उसमें कौन सा यहाँ पे आपको बताना है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, अगर मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस भी होगी, ठीक है। यह ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू रिलीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, बी है एसिड रेन, सी है यूट्रोफिकेशन, डी है ओजोन डिप्लेशन। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, ओजोन डिप्लेशन। यानी यहाँ पे आपको बताना था कि इनमें से मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है ना, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कौन सी नहीं होती है नाइट्रोजन साइकिल में, ठीक है, वो है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन होती है मतलब ग्रीन हाउस गैसेस से, है ना। इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस का मतलब यहाँ पे जो ओजोन डिप्लेशन है वो नाइट्रोजन साइकिल के साथ मिलता नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स ओजोन डिप्लेशन इज ऑड वन, तो ये इसका आंसर आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या होता है। नाइट्रोजन साइकिल में जैसे ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ना, तो नाइट्रिफिकेशन होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, तो यहाँ से होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज आते हैं जब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से, तो इस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है एयर में, ठीक है। तो वो लाइटिंग की वजह से होती है, लाइटनिंग की वजह से होती है। तो यहाँ से डेंट्रिफिकेशन होती है ना, तो डेंट्रिफिकेशन बैक्टीरिया से होती है। एसिमिलेशन होती है यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड से, ठीक है। सो नाइट्रोजन बन जाता है एयर में ऐसे, ठीक है। सो इसको आप नोट डाउन करना, ठीक है। ये है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल ये है, तो इसको आप नोट डाउन करना, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सिंपल क्वेश्चन 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कैन हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी इनमें से हम कौन सा यूज कर सकते हैं, कौन सा फ्यूल यूज कर सकते हैं जिससे एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। ए है पेट्रोल, बी है डीजल, सी है सीएनजी कंप्रेसर नेचुरल गैस। सीएनजी इज मीन्स कंप्रेसर नेचुरल गैस, डी मीन्स निम्नलिखित में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना यहाँ पे हम कौन सा फ्यूल यूज कर सकते हैं जिससे एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। ओके, चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, थोड़ा सा रखते हैं 1-2 सेकंड।
सो ये आपके इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है कि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अगर हम यूज करेंगे तो एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। देयर विल बी द रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन 14 पे इसको पढ़ो और आंसर करो। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस, यानी जब हम बर्न करते हैं फ्यूल्स को तो वहां से क्या निकल के आता है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, डी है ऑक्सीजन। O2 मीन्स ऑक्सीजन। अगर हम डिफरेंट फ्यूल्स को जलाएंगे, बर्न आउट करेंगे, कंबशन भी करेंगे, यानी बर्न आउट करेंगे उनको, ठीक है, तो वहां से क्या निकल के आएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल के आएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकल के आएंगे, या है ना, हाँ, तो इसी तरह ऑक्सीजन निकल के आएगा। आपको बताना है क्या निकल के आएगा। ओके, थोड़ा सा रुकते हैं 5-10 सेकंड और उसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है, ठीक है। जब डिफरेंट फ्यूल्स को हम जलाते हैं ज्यादा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल के आता है, ठीक है। यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 15 पे इसको देखो और आंसर करो। नेम द प्रोसेस इन विच ए हार्मफुल केमिकल एंटर्स द फूड चेन एंड गेट्स कंसंट्रेटेड एट ईच लेवल इन द फूड चेन, यानी उस हार्मफुल केमिकल का नाम बताना जो फूड चेन में घुस जाता है, ठीक है। तो फिर वो हर एक फूड चेन लेवल में, हर एक फूड लेवल में वो मतलब घुस जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा मतलब कौन सा हार्मफुल केमिकल, जब वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा दोबारा कि अगर कोई हार्मफुल केमिकल एंटर हो जाएगा, घुस जाएगा एक फूड चेन में, तो उसी तरह मतलब फिर वो दूसरे फूड चेन में ऐसे घुस जाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। आपको बताना प्रोसेस को क्या कहते हैं, बल्कि ये नहीं बताना केमिकल, हार्मफुल केमिकल कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब एक हार्मफुल केमिकल घुस जाता है एक फूड चेन में और उसके बाद वो कंसंट्रेट करता है दूसरे फूड चेन में भी घुस जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ए है कंसंट्रेशन कहते हैं, बी है बायोमैग्निफिकेशन, सी है एक्सपेंजन, डी है पोल्यूशन। सो आपके पास टाइम है, आप इसका आंसर कर लो। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, बायोमैग्निफिकेशन, यानी बायोमैग्निफिकेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब एक फूड चेन में घुस जाएगा एक हार्मफुल केमिकल, ठीक है, इसी तरह फिर वो दूसरे फूड चेन में घुस जाएगा, ऐसे ऐसे वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे इसको पढ़ो और आंसर करो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस एंड लॉन्ग लास्टिंग, यानी इनमें से बताना आपको ज्यादा डेंजरस कौन सा है और ज्यादा टाइम देर के लिए कौन सा रहता है, यानी ज्यादा देर के लिए रहता है। ए है न्यूक्लियर वेस्ट, बी है वोल्केनो ऐश, सी है माइनिंग वेस्ट, डी है बायोमेडिकल वेस्ट। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना, मैं दोबारा बताऊंगा, जो ज्यादा देर के लिए रहता है, लॉन्ग लास्टिंग के लिए रहता है और डेंजरस जो होता है वो बताना आपको। क्या न्यूक्लियर वेस्ट ज्यादा देर के लिए रहता है या डेंजरस रहता है, बी क्या वोल्केनो ऐश, क्या माइनिंग वेस्ट रहता है, या बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। आप सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। थोड़ा सा रुकते हैं तो 5-10 सेकंड और रुकते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, न्यूक्लियर वेस्ट। सो न्यूक्लियर वेस्ट जो ये बहुत टाइम के लिए रहता है, ठीक है, और डेंजरस भी होता है, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए डेंजरस होता है न्यूक्लियर वेस्ट, हर एक के लिए, ह्यूमंस के लिए भी ये न्यूक्लियर वेस्ट डेंजरस रहता है। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन 17 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन, आपको बताना इनमें से एसिड रेन का इम्पैक्ट कौन सा नहीं है।
नॉट एन इम्पैक्ट, एसिड रेन का इम्पैक्ट नहीं, जो एसिड रेन से नहीं होता है वही बताना है। ए क्या डेथ ऑफ ट्रीज है, बी लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स, सी है सॉइल अल्कलिनिटी, डी है डेथ ऑफ फिशेज इन लैक्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे एसिड रेन का कौन सा इम्पैक्ट नहीं रहता है, और कौन रहता है तो वो अलग कर लो, और नहीं रहता है तो वो आंसर आएगा। बहुत अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऑप्शन को भी ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, मैं समझाता हूँ भी क्वेश्चन को, उसके बाद जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस को भी आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यस, सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट सॉइल अल्कलिनिटी। सॉइल अल्कलिनिटी जो है ये एसिड रेन से नहीं होता है। देखो, डेथ ऑफ फिशेज इन लैक्स एंड पॉन्ड्स, अगर एसिड रेन मतलब होगा तब ये मर सकते हैं। ठीक है, लैक्स एंड पॉन्ड्स में जो फिशेस होते हैं, या प्लांट्स में जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा नहीं निकलेगी। ठीक है, ऐसे ट्रीज जो है, ट्रीज में लीव्स या उन जो ट्रीज है ना वो सूखेंगे, है ना, दैट मीन्स डेथ ऑफ ट्रीज हो जाएगी। तो इस तरह सॉइल अल्कलिनिटी ये नहीं हो सकता है, किससे, एसिड रेन से। देखते हैं थोड़ा सा, अगर हम अल्कलाइन सॉइल किसको कहते हैं, अगर अल्कलाइन सॉइल उसको कहते हैं जब पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7.0 होगा। ठीक है, यानी पीएच वैल्यू जब सॉइल का ग्रेटर देन 7.0 रहेगा, दैट इज अल्कलाइन सॉइल। तो ये नहीं हो सकता है, किससे, एसिड रेन से। कॉमनली इसको सॉइल अल्कलिनिटी बोलते हैं। तो ये उन एरियाज में रहता है, मतलब जहाँ सॉइल विदरिंग होती है, यानी ड्राई एरियाज में। ओके, ड्राई एरियाज में अल्कलाइन सॉइल पाई जाती है। ओके, सो मॉडरेटली अल्कलाइन सॉइल, अल्कलाइन पीएच इज 7 to 8, यानी इसका पीएच रहता है, पीएच वैल्यू जो रहता है सॉइल का, ठीक है, तो वो 7 to 8 रहना चाहिए। तो अगर इससे ज्यादा होगा दैट इज अल्कलाइन सॉइल। ओके, तो ऑफन बट डू नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉइल्स। ओके, कैरियस। तो हाईली अल्कलाइन किसको कहेंगे, जो ग्रेटर पीएच जब ग्रेटर देन 8 होगा। ठीक है, पीएच वैल्यू जब ग्रेटर देन 8 होगा तो हाईली अल्कलाइन इसको हम बोलेंगे। ओके, ऑफन एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एक्सचेंजेबल सोडियम इन सॉइल्स। ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। इसको भी आप नोट डाउन करना कि अल्कलाइन सॉइल किसको कहते हैं। ठीक है, अगर ग्रेटर देन पीएच वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 होगा तो अल्कलाइन सॉइल कहेंगे। ठीक है, यस। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। एसिड रेन इज फॉर्मड बाय द, एसिड रेन किससे होती है, ठीक है, ये बताना है। एसिड रेन किससे होती है, ए कंबस्शन ऑफ chemical air pollutants with atmospheric water droplets, B mixing of acid with rain, C release of industrial pollutants in the atmosphere, D none of the above। सब आंसर करो। आपको बताना है एसिड रेन किससे बनती है। सब बताओ, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आपको बताना एसिड रेन किससे होती है, किससे बनती है एसिड रेन, इज फॉर्मड बाय द। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एयर पोल्यूटेंट्स विद एटमॉस्फेरिक वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी जब एयर पोल्यूटेंट्स जो है, केमिकल एयर पोल्यूटेंट्स, स्पेशली केमिकल एयर पोल्यूटेंट जब मिलेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, जो एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, ठीक है, तो जब केमिकल एयर पोल्यूटेंट्स उनके साथ मिलेंगे तो क्या हो सकता है, तब एसिड रेन हो सकता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। एसिड रेन कैसे हो सकता है, केमिकल एयर पोल्यूटेंट्स और वाटर ड्रॉपलेट जब आपस में मिक्स हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तब एसिड रेन हो सकती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। Which of the following is non biodegradable, आपको बताना है इनमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सी है। ठीक है,
हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल बताना आपको। ए एनिमल बोन्स, बी है नाइलॉन, सी है वूल, डी है बनियान ट्री लीव्स। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर अभी आपको समझ में नहीं पता है बायोडिग्रेडेबल किसको कहते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको कहते हैं, यानी जो सॉइल के साथ मिलते नहीं, यानी जो मतलब कंपोस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ जो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे प्लास्टिक है ना, ऐसे। तो ऐसे आपको बताना इनमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा, यानी जो डिग्रेड नहीं होता है मिट्टी के साथ या सॉइल के साथ, ओके। यानी उसको अगर हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है, अगर हम इसको कोई मिट्टी में मतलब रखेंगे, बरी करेंगे मिट्टी में, तो वो हजारों साल भी वैसे निकलेगा, ठीक है। दोज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। तो बायोडिग्रेडेबल में जो मतलब अगर हम उसके साथ मिलाएंगे मिट्टी के साथ तो वो उसके साथ मिलता है, ठीक है। मतलब 1 महीने के बाद वो नहीं रहता है वहां पे, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो रहते हैं उधर ही, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वेरी गुड, सब आंसर करो। तो ये चीजें आपको पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बट एग्जाम में आपको खास ख्याल रखना है कि एग्जाम में आपको पता होना चाहिए। सो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, नाइलॉन। नाइलॉन जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। हाँ, ये डिग्रेड नहीं हो सकता है, ओके, ये ध्यान में रखना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब एनिमल डंग, आपको एनिमल डंग क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, या सी हैजार्डस है, या डी टॉक्सिक है। सब आंसर करो, वेरी गुड। एनिमल डंग जो है, क्या ये बायोडिग्रेडेबल है, क्या ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्या ये हजार्डस है, क्या ये टॉक्सिक है। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आपको बताना एनिमल डंग जो है, जिसको काउडंग भी कहते हैं, तो वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, या हैजार्डस है, या टॉक्सिक है। सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर ए पार्ट बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। यानी ये डिग्रेड हो सकता है ना, ये डिग्रेड हो सकता है, ये वो सब्सटेंस है जो डिग्रेड हो सकता है। कौन, काउडंग जिसको बोलते हैं, या एनिमल डंग, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन थोड़े से देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस वो होते हैं तो ये ब्रेक डाउन होते हैं, ये ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल और नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेज में, है ना, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचर, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको तोड़ते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस तरह नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ये ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, ये वैसे के वैसे रहते हैं, सेम वैसे रहते हैं, इन पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई एक्शन नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है इनको रिसाइकल कर सकते हैं नेचर में, ठीक है। हाँ, मतलब इसको ब्रीड कर सकते हैं, दफना सकते हैं मिट्टी में, तो वहां से ये रिसाइकल होता है, ठीक है। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये पोल्यूशन नहीं कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। इस तरह नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है इनको रिसाइकल, दे कैन नॉट बी रिसाइकल नेचुरली हम इसको रिसाइकल नहीं कर सकते, मैन मेडली हम कर सकते हैं, ठीक है, मशीन्स में हम रिसाइकल कर, बट नेचुरली हम इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। जैसे हम मिट्टी में डालेंगे इसको तो वहां से ये रिसाइकल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इनके जो प्रोडक्ट्स है ये पोल्यूशन करते हैं एनवायरमेंट में, ओके। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, दीज वेस्ट्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट से, नेचुरल मतलब डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बनते हैं। इस तरह नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ये सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, ओके। तो इस तरह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है दे कैन प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स आफ्टर बायोडिग्रेडेशन, तो ये कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें दे सकते हैं, ठीक है। जैसे बायोडिग्रेडेशन हो जाएगी तो ये वैसे के वैसे रहते हैं, दे रिमेन अनचेंज्ड। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ये इनको में कुछ चेंज ही नहीं आ जाते हैं, ठीक है, तभी इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो ये मतलब हमारे नेचर को या एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसी तरह
तो ये ज़्यादा देर के लिए नहीं रह सकते हैं, ठीक है, मतलब ये 1 महीने में भी मिक्स हो सकते हैं, है ना, मिट्टी के साथ। तो ये नहीं हो सकते, तो ये ज़्यादा देर के लिए रहते हैं एनवायरमेंट में। ओके, तो इसी तरह इसका एग्जाम्पल जो है, इसके एग्जाम्पल है पेपर है, काउ डंग है जो एनिमल डंग कहते हैं, है ना, वुड क्रैम्बल्स है। तो इस तरह यहाँ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या है, जैसे मैंने भी बोला, नाइलॉन है, पॉलीथीन है ना, प्लास्टिक बैग्स है, सिंथेटिक फाइबर्स है ना, केन्स है। तो ये सारे जो है, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, सो आई होप अगर आपको पता नहीं था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, इसको देखो और आंसर करो। द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इज, यानी बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का, ठीक है, कैसे इसको कर सकते हैं कम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को। ए है बर्निंग, बी है डंपिंग, सी है बरिंग, डी है रिसाइकलिंग। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यानी बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन में इसका आंसर डी पार्ट, रिसाइकलिंग। यानी बेस्ट सोल्यूशन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का है रिसाइकलिंग, यानी इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं मशीन में, ठीक है, यूज किया तो दोबारा बेच सकते हैं मशीन में, तो वहां से रिसाइकल होके आ जाएंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। विद विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ पोल्यूशन द टर्म ग्रीन मफलर इज एसोसिएटेड, यानी ग्रीन मफलर किसके साथ रिलेटेड है। अगर आपको पता नहीं है मैं बताऊंगा, पहले आप आंसर करो। ग्रीन मफलर जो है ये किस टर्म के साथ रिलेटेड है, क्या वाटर पोल्यूशन के साथ, बी है एयर पोल्यूशन के साथ, सी है न्यूक्लियर पोल्यूशन, डी है नॉइज पोल्यूशन। सो किस पोल्यूशन के साथ ये इंटरकनेक्टेड है, या यानी किस पोल्यूशन का टर्म है ये। ओके, ग्रीन मफलर। आप आंसर करो, अभी अगर पता नहीं है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, अगर अभी मैं बताऊंगा तो तब आंसर निकल के आएगा। ओके, इसलिए आप खुद पढ़ो इसको और आंसर कर लो। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, नॉइज पोल्यूशन। सो ग्रीन मफलर इज द टर्म विच इज एसोसिएटेड विद नॉइज पोल्यूशन। ओके, सो थोड़ा सा देखते हैं। ग्रीन मफलर इज ए मेजर अडॉप्टेड टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। तो ग्रीन मफलर वो है कि ये कंट्रोल करता है नॉइज पोल्यूशन को। कैसे बनाते, मतलब कैसे बनता है ग्रीन मफलर, जैसे बाय प्लांटिंग ग्रीन प्लांट्स, यानी जो रोड साइड होगा जहां से नॉइज आता है ना, जहाँ इंडस्ट्रीज या रोड जहाँ से नॉइज आता है उसके साइड में बनाते हैं हम, मतलब उगाते हैं हम ट्रीज, है ना, ग्रीन प्लांट्स उगाते हैं। तो वो जो ट्रीज ग्रीन प्लांट्स होंगे तो वो क्या करते हैं, वो उस नॉइज को रोकते हैं, ठीक है। यानी फॉर नॉर्मली 4 to 5 rows ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन नियर नॉइजी प्लेसेस लाइक रोड साइड्स एंड इंडस्ट्रियल एरियाज सो दैट दे कैन ऑब्स्ट्रक्ट द नॉइज फ्रॉम रीचिंग द सिटीजन्स। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली 4 से 5 रोज प्लांट्स को उगाते हैं हम, ठीक है। तो उससे क्या होता है, यानी जो रोड साइड्स पे बनाए जाते हैं, रोड साइड से गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं या इंडस्ट्री से आवाज़ें आती हैं, तो वो उस नॉइज को रोक सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो ग्रीन मफलर क्या होता है, सो नॉइज के रिलेटेड होता है। ओके, हाँ, यानी ग्रीन ही कहते हैं ग्रीन मफलर, मतलब एक मफलर बनाना, ठीक है। मतलब प्लांट्स का बहुत सारे प्लांट्स हमने उगाए हैं, तो अब ये जो प्लांट्स है, बट यहाँ पे 4 to 5 रोज, यानी एक रो, दूसरा रो, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है, ऐसे 5 बार रोज है, मतलब 5 रोज आपस में बन गए, तो उससे क्या होगा कि यानी जो नॉइज आएगा वो मतलब सिटीजन तक नहीं पहुंचेगा, यानी जो शहरी होंगे उनके तक नहीं पहुंचेगी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। Which of the following is a waterborne disease? यहाँ पे बताना waterborne disease कौन से है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं ले लेंगे इस पे, आप इसको पढ़ो अच्छे से। आपको बताना है यहाँ पे waterborne disease कौन सी है। ए है बिलियो बेबी सिंड्रोम, डी है मेनिंजाइटिस, सी है डायरिया, डी है कॉलेरा।
वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। यहां पे आपको बताना है वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बॉर्न डिजीज, ये बताना है। यानी पानी से जो, अगर पानी गंदा होगा तो उससे जो बीमारी होगी तो वो कौन सी बीमारी होती है। सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर डी पार्ट कॉलेरा। कॉलेरा जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज है। देखो बिल्ली बेबी सिंड्रोम नहीं है, बिल्ली बेबी सिंड्रोम यानी अगर बच्चा जन्म ले लिया, अगर बच्चे ने जन्म ले लिया तो उसके स्किन पे अगर वो बिल्लू होगा, है ना, बिल्लू डॉट्स होंगे या बिल्लू होगा वो बच्चा, तब उसको बोलेंगे ये इसकी कौन सी बीमारी, बिल्ली बेबी सिंड्रोम। तो ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से, अगर मतलब जो ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस वक्त क्या हो सकता है, बिल्ली बेबी सिंड्रोम। ठीक है, बच्चे में बिल्ली बेबी सिंड्रोम हो सकता है। इस तरह मेनिंजाइटिस जो है ये वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, इस तरह डायरिया भी, यानी ये इंटेस्टाइन्स में वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, वायरस से होता है ये डायरिया। सो कॉलेरा जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज, अगर पानी गंदा होगा, अगर वो पी लेगा बंदा तो उसे कॉलेरा हो सकता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, इसको देखो और आंसर करो। एयर पोल्यूशन इज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू, यानी एयर पोल्यूशन जो है ये एक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज में, किसकी वो कारण। ए है बर्निंग ऑफ मोर कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कोल को ज्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। बी है चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स, तो लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। ठीक है, डे बाई डे। सी अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, अनअवेलेबिलिटी होती है किसकी, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज की। डी ऑल द अबव। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि एयर पोल्यूशन एक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्री में, किसके कारण, ये बताना है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन में इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या, ऑल द अबव, ये सारे। यानी कोल को ज्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। लाइफ स्टाइल डे बाई डे चेंज हो जाता है ना, गाड़ियां ज्यादा हो जाती है, व्हीकल्स, इंडस्ट्री ज्यादा बनते हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज नहीं है ना, तो ये मतलब एयर पोल्यूशन जो है ये एक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम हो सकती है डेवलपिंग कंट्रीज में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 25, आज के एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ो और आंसर करो आप। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैन कॉज, अगर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएंगे, है ना, तो उससे क्या होगा। ए हेडेक, बी डिजीनेस एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सी रेस्पिरेटरी इरिटेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। सो गाइज ये था आज का लास्ट क्लास फॉर पीपल एंड डेवलपमेंट। कल से हम पढ़ेंगे आईसीटी। ठीक है, हाँ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज ले लेंगे और पीवाईक्यूज। पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लेंगे, कल से आप उसको अटेंड कर लेना अच्छे से। ठीक है, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या, ऑल ऑफ द अबव। सो ये सारे इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके हो जाएंगे तो हेडेक हो सकता है ना, डिजीनेस से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी या रेस्पिरेटरी इरिटेशन हो जाएगी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप फीडबैक देते रहो, है ना। आप कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे आप फीडबैक दे दो, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करके फिर जाओ। ठीक है, यस। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, सो इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, सो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख लो। ठीक है, हाँ, तो उसको हम एड्रेस कर लेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा टॉपिक रिलेटेड तो उसको हम एड्रेस कर लेंगे। ओके, सो
गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, है ना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।